रफ़ी साहब हर तरह का गाना गा सकते थे और उनके साथ मैंने बहुत गाया है रफ़ी साहब के साथ। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक सुरीले गीत गाए हैं जो आज भी सुनने वालों के कानों में शहद घोल रहे हैं। मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा किशन थे कब टूटे जो बलाए भी तो टूट न पाए, टूटे इरादा है आदाए दिल के जानता ही नहीं। लेकिन भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ भी आया जब एक गीत को मोहम्मद रफी और लता जी के लिए तैयार किया गया था, पर अचानक उस गीत से लता जी की जगह एक नई और अनजानी गायिका को मौका दिया गया। फिर रफी साहब ने ऐसा क्या किया कि उस गीत के बाद बदल गई फिल्म संगीत की दशा और दिशा। ये कहानी सिर्फ एक गीत की नहीं बल्कि रफी साहब के बड़प्पन और फिल्म जगत की कड़वी सच्चाई की भी है। विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1963 में निर्देशक टी प्रकाश राव के निर्देशन में बनी फिल्म हमराही रिलीज हुई। मुझे इस तरह जला के वो चले। ये फिल्म उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार थी और इसने सिल्वर जुबली मनाई थी। सपनों की शाम देखो लाई मेरा प्यार, करके जिसका इंतजार। फिल्म में जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार और दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जमुना मुख्य भूमिका में थे। साथ ही कॉमेडी किंग महमूद की मौजूदगी ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना। ये एक सामाजिक ड्रामा फिल्म थी जो उस समय के पारिवारिक मूल्यों और प्रेम संबंधों को दर्शाती थी। नींद में जब ये जग सोता है, मैं रोती हूँ। इस फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को जाता है। फिल्म के गानों ने उस दौर में रेडियो पर धूम मचा दी थी। आंख से टपकी जो चिंगारी हर आंसू में। इन गीतों को हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जैसे दिग्गजों ने अपने शब्दों से सजाया था, लेकिन एक गीत ऐसा था जिसे अमर होना ही था। ये गीत है मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हमराही। गले लगा लो है मेरे हमराही। इस गीत के बनने की कहानी बहुत रोचक है। संगीतकार जोड़ी ने इसे रफी साहब और लता मंगेशकर के लिए कंपोज किया था। रिकॉर्डिंग की तारीख तय थी, लेकिन लता जी उन दिनों बेहद व्यस्त थी और उनका शेड्यूल खाली नहीं मिल रहा था। फिल्म की शूटिंग के लिए गाने की एक डमी टेम्पररी रिकॉर्डिंग जरूरी थी। तब शंकर जयकिशन ने मुबारक बेगम को बुलाया। उन्होंने इसे रफी साहब के साथ रिकॉर्ड किया ताकि बाद में लता जी की आवाज इसमें डाली जा सके। लेकिन जब फाइनल रिकॉर्डिंग का वक्त आया तब भी लता जी उपलब्ध नहीं हो पाई। तब रफी साहब ने जो कहा उसने इतिहास रच दिया। उन्होंने शंकर जयकिशन से कहा, इस नई गायिका की आवाज बहुत मखमली और रूहानी है, इसे बदलने की जरूरत क्या है? मुबारक बेगम ने इसमें जान डाल दी है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। रफी साहब के शब्दों का वजन और मुबारक बेगम की गायकी ने शंकर जयकिशन को मना लिया। इस तरह एक डमी रिकॉर्डिंग हिंदी सिनेमा का एक कालजयी गीत बन गई। मुबारक बेगम की आवाज में एक खास तरह की खनक और दर्द था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उन्होंने कई यादगार गीत गाए जो आज भी खूब सुने जाते हैं। हम हाल दिल सुनाएंगे, सुनिए कि लेकिन प्रतिभा की धनी होने के बावजूद मुबारक बेगम का करियर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जिसकी वह हकदार थी। मुबारक बेगम ने कई इंटरव्यू में ये दर्द साझा किया था कि उनके रिकॉर्ड्स खूब बिकते थे, लेकिन उन्हें नया काम मिलना बंद हो गया। उस दौर में कुछ प्रमुख गायिकाओं का दबदबा इतना था कि नए कलाकारों के लिए जगह बनाना नामुमकिन सा था। वे बहुत सीधी सादी और अंतर्मुखी थी, इसलिए वो उस लॉबिंग या राजनीति का हिस्सा नहीं बन पाई जो फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए जरूरी मानी जाती थी। करियर के ढलान पर उन्हें गुमनामी और गरीबी का सामना करना पड़ा। उनके आखिरी दिन मुंबई के जोगेश्वरी के एक छोटे से घर में बहुत कठिनाई में बीते। कभी भले ही मुबारक बेगम को वो सम्मान और काम नहीं मिला जिसकी वह अधिकारी थी, लेकिन मुझको अपने गले लगा लो आज भी उनकी पहचान बनकर जिंदा है। रफी साहब की वो उदारता ही थी जिसने हमें मुबारक बेगम की उस मखमली आवाज से रूबरू कराया। दोस्तों,
क्या आपको लगता है कि अगर इस गाने में लता मंगेशकर की आवाज होती तो ये इससे भी ज्यादा लोकप्रिय होता, या रफी साहब का मुबारक बेगम को सपोर्ट करने का फैसला ही इस गीत की असली रूह है? कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये गीत सुनकर आपकी कौन सी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं।